देखिए, कुंभ की इकोनॉमी में बहुत वामपंथियों ने छाती पीटी कि अरे भाई सनातन के कार्यक्रम में एक सेक्युलर गवर्नमेंट में 15,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए। लेकिन मजे की बात है, जैसे कुंभ खत्म हुआ, सीआईआई और फिक्की दोनों ने रिपोर्ट जारी करी है कि इस 15,500 करोड़ रुपए से 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट हुई। ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसमें 15,000 करोड़ रुपए लगा के मात्र 45 दिन में आप 3.5 लाख करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं। कि ये जो 15,000 करोड़ रुपए थे, इसमें से 80% जो व्यय था, जो खर्च था, वो परमानेंट इंस्टॉलेशंस पे था। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? परमानेंट इंस्टॉलेशन मतलब एयरपोर्ट में 3 नए टर्मिनल बन गए, 4 नए रेलवे स्टेशन बन गए। प्रयाग को अगर 4 हाईवे आते हैं, चारों 4 लेन हाईवे हो गए। जो अयोध्या से आता है, जो काशी से आता है, जो प्रतापगढ़ से, चारों 4 लेन के हो गए। जो घाट हुआ करते थे, वो 12 के 12 घाट पक्के घाट हो गए। प्रयाग शहर की सारी स्ट्रीट लाइटिंग अंडरग्राउंड हो गई। प्रयाग की जो पूरी 60,000 स्ट्रीट लाइट है, वो मॉडर्न हो गई, वो सोलर से निर्मित हो गई। 2013 में कुंभ, अखिलेश यादव जी थे, पूर्ण कुंभ था वो भी। ये तो महाकुंभ था, लेकिन वो भी पूर्ण कुंभ था, बड़ा कुंभ था। कुछ 7-8 करोड़ लोग आए थे। जब 66 करोड़ लोग आए, तब 7-8 करोड़ लोग आए थे पूर्ण कुंभ में। तो कुंभ मेला का प्रभारी कौन था? आजम खान। मतलब आपको सोच के लगेगा कि मतलब जिस व्यक्ति के पास 207 एमएलए हैं, 60 मंत्री हैं, उसको एक आजम खान मिला ये सब करने के लिए कि कौन सा संत कैसे आएगा, किसको क्या गिफ्ट देना है, किससे क्या विदा है, किसकी क्या बात होनी है, किसकी क्या पूजा होनी है, किसको क्या समय देना है। इसको आजम खान को क्या पता लगेगा? प्लान साजिश है कि जो सनातनियों का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो सनातनियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है, जिसमें सारे मठ आने वाले हैं, उसके ऊपर मैं आजम खान को बिठाऊंगा। तो जब एक आजम खान कुंभ मैनेज करेगा, और जब एक नाथपंथी साधु जो 22 साल से उस विधा में रमा हुआ है, वो जो कुंभ करेगा, वो आपको साफ दिखता था वहां पे कुंभ में डेली। और वहां पे कह रहे, जब पहले गांव से कुंभ में निकलते थे, लोग ऐसा माला वाला बना के बेचते थे कि पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, ऐसा माना जाता था कि तो कुंभ जा रहे हैं। आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो वो नॉर्मल है। आपको पता होगा, जान के आपको अच्छा भी लगेगा कि प्रयागराज इस कुंभ के बाद भारत के करीब 30-40 टाउन्स में आ गया। मतलब जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रयागराज का, वो भारत के 200 टाउन में भी नहीं था। अब वो भारत के 30-40 टाउन में आ गया। तो उसको तो खर्चा भी नहीं कहेंगे। तो प्रयाग कुंभ की इकोनॉमी से उसकी इकोनॉमी बढ़ गई। जब कुंभ की जब समुद्र मंथन हुआ, तब अमृत की कुछ बूंदें छलकी, और इस खास दशा में वो नदी और अपने प्रकल्प में होती है, तो उसमें स्नान करना बहुत अमृत जैसा माना जाता है, बहुत दिव्य माना जाता है। तो वो अमृत स्नान, इसको शाही स्नान कहा जाता था। योगी आदित्यनाथ जी माने जाते हैं नाम को परिवर्तित करने के लिए, नाम को अपने ओरिजिनल नाम पे ले जाने के लिए। तो इसका नाम पहले भी अमृत स्नान हुआ करता था। अब इसमें 3-4 चीजें बड़ी अच्छी देखने को मिली। पता है आपको, 3 अमृत स्नान होते हैं, शाही स्नान होते हैं, 3 मुख्य स्नान होते हैं। 13 से लेकर 26 के बीच में वो 6 स्नान होते हैं, वो आपको सब पता है। मैंने जब स्नान देखे सामने से जाके, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, पहले ऐसा होता था हमारे 13 अखाड़े की परिकल्पना है, उसमें 7 शैवाइट अखाड़े हैं, 3 वैष्णवाइट अखाड़े हैं, 3 उदासीन अखाड़े हैं। इन अखाड़ों की पहले बड़ी लड़ाइयां भी हुआ करती थी, कौन पहले नहाएगा। देखिए, लड़ाई भी किस बात पे हो रही है, मतलब कि नदी में पहले मैं जाऊंगा। लड़ाई भी हमारी किसी और बात पे नहीं हो रही, लड़ाई भी आतुरता है कि मैं पहले कौन उसमें जाएगा। तो फिर अखाड़ा परिषद बनी और उसने कुछ एक क्रम बनाया। तो अगर आपको सामने से देखने को मिल जाए, सामने मचान जैसी लग जाती है मीडिया कर्मियों के लिए, तो मेरे को भी उसमें 2-3 बार जाने का मौका मिला। तो आप ऐसे नदी के अंदर ही होती है वो ऑलमोस्ट, तो सामने से जब देखते हैं तो बड़े बड़े रथों में, तभी उसको शाही स्नान भी कहा जाता था। मतलब उसमें एक किंगलीनेस होती थी उसमें। तो सामने से जिनके महामंडलेश्वर होते हैं, अगर नए बच्चे हैं तो सीईओ ऑफ द मठ जो है, जो सीईओ ऑफ द अखाड़ा है, वो एक बड़े से किसी रथ में आएंगे, उसमें कुछ बड़ा अच्छा सा ऑर्नामेंट लगा होगा। फिर कुछ घोड़ों में आएंगे, भाले त्रिशूल लेके आएंगे, वो भागते भागते आएंगे। आपको देख के आंख में कैप्चर करना मुश्किल है, वो कैमरे में तो क्या ही कैप्चर होगा, वो आंख में कैप्चर करना मुश्किल है। वो जब भी सोचते हैं तो वो आता है कि मतलब अभी भोर हुई भी नहीं है ठीक से, थोड़ी वो सरकार की लाइटें लगी हैं, उसमें भागते भागते हर हर महादेव कहते वो ऐसे नदी में कूद जाएंगे। भाला किसी के लग रहा है, त्रिशूल किसी के लग रहा है, और वो इतने भरत साधु, आपको ऐसा लगेगा बिल्कुल एक 5 साल का बालक जैसे उसको स्विमिंग पूल में नदी में छोड़ दो, वैसा दिखता था। उसके बाद एक बड़ी अद्भुत चीज देखी, जैसे वो अखाड़ा मार्ग से 2 सेक्टर के बगल में अखाड़ा मार्ग जो रिजर्व किया होता, उससे आते थे, तो बहुत सारी माताएं, बहुत सारे लोग वहां खड़े रहते थे। और जैसे ही एक अखाड़े से दूसरे अखाड़े के बीच में 5-7 मिनट का गैप होता है, वो जैसे झपट के उसमें से रज उठाते थे, धूल उठाते थे, और ऐसे अपना पोटली में या साड़ी के उसमें पल्लू में बांध लेती थी महिलाएं। तो मैंने एक बार, जब मैं नहीं गया, तो मैंने पूछा कि माता जी क्या इसका क्या महत्व है? कह रहे नहीं, इसको तकिए के नीचे रखेंगे, बालक में साहस आएगा, बच्चों में त्याग की भावना आएगी। अब ये देख के ना आपकी आंखों में आंसू आएंगे। मतलब आपको जो भारत की पूरी विदा है, जो भारत की जो श्रद्धा की परिकल्पना है, वो वहां पे आपको एक एक एलिमेंट में दिखेगी। अगर आप में किसी ने भी अयोध्या का कोर्ट केस थोड़ा अध्ययन किया हो,
वो तो कोर्ट के टाइटल केस सेट था कि भाई ये जमीन इसकी, इस पक्ष की है, उस पक्ष की है। और आप में से कोई वकील होगा, आपको पता होगा, भाई साहब वकील है, कि आपको टाइटल सूट में लॉन्गेस्ट पोजीशन दिखाना होता है कि भाई किसका लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड पोजीशन था। और आपको पता है ये अनइंटरप्टेड पोजीशन क्यों दिखा पाए कोर्ट में? क्योंकि ये श्रद्धालु आते थे, ये श्रद्धालु आते थे। ये जो श्रद्धालु हैं, 66 करोड़ श्रद्धालु हैं, ऐसे ही श्रद्धालु जो अयोध्या गए पिछले 500 साल से, उसके चक्कर में हम कोर्ट में जीत पाए। कोर्ट में, मैं विषय से थोड़ा अलग जा रहा हूं, फिर वापस आऊंगा। मैं श्रद्धालुओं का महत्व बताने के लिए कह रहा हूं। कोर्ट का एक ऑर्डर कोर्ट किया गया, डीएम का एक ऑर्डर कोर्ट किया गया अयोध्या के केस में। डीएम मतलब उस समय का डीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोला जाता था। उसका कोर्ट का ऑर्डर था, कल रामनवमी है, लाखों लोग आने वाले हैं, व्यवस्था करो। वहां मंदिर नहीं है, वहां मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद के अंदर जा भी नहीं सकते, उसके आउटर कोर्ट में भी जाना बंद हो गया था, उसके बाहर परिक्रमा करने के लिए भी लाखों लोग आ रहे हैं। वो व्यवस्था का डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस हुआ कि भाई मंदिर था नहीं था, लेकिन आस्था थी, और उस आस्था के बेस पे भी, क्योंकि इतने लोग आते थे। और मजे की बात है कि ऐसा कोई ऑर्डर ईद के आसपास नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर रमजान के आसपास नहीं। मतलब आपने मस्जिद तो बना के छोड़ दी, लेकिन वहां आता कुछ नहीं था, क्योंकि वहां कोई मुस्लिम जमा बड़ा नहीं था, वहां कोई पॉपुलेशन नहीं थी। तो जब आप इस पॉपुलेशन को देखोगे, जब आप श्रद्धालुओं को देखा मैंने वहां पे कि किस तरह से वो उस रज को भी देख रहे हैं, और केवल उसको देखने आए सुबह सुबह लोग, क्योंकि स्नान तो कर भी नहीं पाते उस समय, जब साधुओं के लिए एक तरह से रिजर्व होता है। वो अच्छी बात है, रिजर्वेशन वीआईपी ट्रीटमेंट जो था केवल साधुओं का था, जो होना भी चाहिए। तो उसका जो विधा थी वो देखने में अद्भुत था। अगला नेक्स्ट, तो अमृत स्नान सबसे बड़ी जो आस्था की जो सबसे बड़ी कड़ी थी, जो 66 करोड़ लोगों को लेके आई, वो थी वहां की डुबकी। डुबकी पे फिर से बात करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज थी, कथा और प्रवचन। पूरा जो कुंभ मेला क्षेत्र में आपको डिस्क्राइब करता हूं, मेला कुंभ मेला 4000 हेक्टेयर में था करीब, उसमें 25 सेक्टर थे। सेक्टर जैसे हम लोग किसी भी एरिया को सेक्टर वार्ड में बांट देते, सेक्टर थे, और एक एक सेक्टर करीब 2.5 से 3 किलोमीटर का था। तो जो पूरा कुंभ का शहर था, वो मान लीजिए करीब 55 से 60 किलोमीटर का एक शहर जैसा था पूरा। प्रयाग शहर है, कुंभ मेला क्षेत्र शहर है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। विनय जी, प्रशासनिक तौर पे मतलब ऑन डॉक्यूमेंट्स वो 46 दिन, वो 45 दिन, बल्कि वो 3 महीने कुंभ के पहले से उत्तर प्रदेश को 76 जिले माने जाते हैं। उस जिले को जिले की तरह काउंट किया जाता है, और जो उसमें अपना डीएम होता है, उसमें अपना एसपी होता है, उसका अपना सीएम होता है, उसकी पूरी अपनी व्यवस्था होती है। मतलब वो प्रयाग पे निर्भर नहीं होता है, जो प्रयाग शहर उस पर निर्भर नहीं होता है। प्रयाग की जनसंख्या कितनी है? करीब 22.5 लाख। कुंभ में कितने लोग आए? 66.5 लाख, 66.5 करोड़। सोचिए, मतलब ऐसा है जैसे कि आपका 4-5 लोगों का घर है, उसमें 1000 लोग आ जाए, वैसा है वो। मतलब 22 लाख की जनसंख्या वाला जो सिटी है, वो करीब 66 करोड़ लोगों को एक तरह से होस्ट कर रही है, उनको रिसीव कर रही है। चलिए 66 करोड़ तो रोज नहीं आए, मतलब एक दिन में नहीं आए, लेकिन एक दिन में भी सारे अगर वहां अखाड़े मान लें, वहां पर करीब 10,000 कैंप थे। मतलब वीएचपी का कैंप मतलब एक कैंप, मैं एक एक टेंट को नहीं गिन रहा हूं, एक एक टेंट मिला के तो लाखों टेंट थे। वीएचपी का कैंप मतलब एक कैंप, नेत्रकुंभ मतलब दूसरा कैंप, जूना अखाड़ा मतलब तीसरा कैंप, ऐसे ऐसे करके 10,000 कैंप थे। उन 10,000 कैंप में होता क्या था, जब ये कैंप या अखाड़े, खासकर जो अखाड़े जब प्रवेश में आते हैं, तो उसको बोलते हैं छावनी प्रवेश। तो छावनी में घुसते हैं अपनी, उसका दूसरा नाम क्या होता है, जो उसका उर्दू नाम है जो पहले चलता था, छावनी प्रवेश आएगा, शाही स्नान नहीं, शाही स्नान तो हो गया, आएगा, याद आएगा। तो जब वो छावनी प्रवेश होता था, तो छावनी प्रवेश बड़ा सुंदर होता है, जैसे हम लोग गृह प्रवेश करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है। तो पूरा अपना जैसे लाव लश्कर के साथ, पूरी गाने बजाने के साथ, सड़कों में समय मिलता है, मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सड़क खाली करा के देता है। और वो छावनी प्रवेश करते हुए ऐलान करता है कि भाई कब आपका भोजन होगा, कब हमारे यहाँ विचार मंथन होगा, कब हमारे यहाँ प्रवचन होगा, ऐसा पूरा एक अपना नियमावली बता देते हैं। और जो शाम का प्रवचन का, जब मैंने सुना कि सुबह प्रवचन होगा, शाम को प्रवचन होगा, मैंने कहा 10,000 टेंट है, इतना आदमी कहां से आएगा, जो इतना प्रवचन कौन सुनने वाला है, इतने सारे लोग कहां से आएंगे। चलिए, ये जैसे मैं परमार्थ में था, वहां थोड़े मुख्य मुरारी बापू या बागेश्वर धाम जैसे प्रख्यात लोग आए, लेकिन मैं बिल्कुल गलत सिद्ध हुआ। जब मैं बाइक से लेके घूमता था, हर टेंट में, हर कैंप में सुबह के 12 बजे और शाम के 6 बजे 2 प्रवचन चलते थे। वहां पे या तो 400-500 लोग या 4-5 हजार लोग बैठे ही रहते थे। और वहां भी भैया ने बोला कि जो आदि शंकराचार्य जी की कई विधाएं थी, उसमें थी कुंभ को एक ज्ञान का प्रकल्प बनाना। उन्होंने देखा कि बड़ी सारी विधाएं चल रही हैं, आपस में लड़ाइयां भी चल रही हैं, तो कैसे इन अखाड़ों को शैवाइट्स अखाड़ों में बांटा जाए, कैसे इन अखाड़ों को वैष्णवाइट्स अखाड़ों में बांटा जाए, कुछ को उदासीन करना जाए, और उसकी परंपरा का मूल दिया जाए कि कोई अपनी कंदराओं में बैठ के, अपने भवनों में बैठ के, अपने आश्रमों में बैठ के वेदों पे पाठ कर रहा है या वेदों पे नया रिसर्च कर रहा है। उन्होंने कहा भी, बल्कि ये तो नए वैज्ञानिक हैं, ये तो नए साइंटिस्ट हैं, जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं। कोई वेद पे रिसर्च कर रहा है, कोई योग पे रिसर्च कर रहा है, कोई आयुर्वेद पे रिसर्च कर रहा है, कोई मानव जीवन के नए आयामों पे रिसर्च कर रहा है, कोई कैलेंडर पे रिसर्च कर रहा है, कोई भूगोल पे, कोई अर्थशास्त्र पे रिसर्च कर रहा है। ये सारी रिसर्च को क्या एक जगह बुलाया जाए
और वहां पे विचार मंथन हो। तो उसके पहले नैमिषारण्य में ये लोग सब मिलते भी हैं, बड़े बड़े साधु नैमिषारण्य में मिलते हैं, वहां पे मंथन होता है। फिर यहां पे आके ये गृहस्थों में बांटा जाए, जो सारा ज्ञान है साधुओं का वो गृहस्थों के लिए, वो गृहस्थों में बांटा जाए। तो उस परिक्रमा को आज तक जिया जा रहा है। वहां पे मतलब कम से कम हजारों टेंटों में सुबह सुबह प्रवचन चल रहा होता है और हजारों लाखों लोग उसको सुन रहे होते हैं, बिल्कुल नियमितता से सुनते हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे सुनते हैं। तो दूसरी जो आस्था की सबसे बड़ी जो परिक्रमा मैंने देखी वो था प्रवचन, और सुंदर सुंदर प्रवचन थे। ऐसी ऐसी कथाएं थी जो सुनने में नहीं आती। हम आमतौर पे भागवत सुनते हैं, राम कथा सुनते हैं, हनुमान कथा, देवी कथा, सिखों की कथाएं। वहां पे आपको दिखाऊंगा चित्र की, वहां पे सिखों के बड़े बड़े टेंट लगे थे, सिख गुरुओं के। आगे जी, दूसरा जो युवा वर्ग था, ये एक जो यूथ हेड कुंभ था, ये दिव्य ज्योति जागरण संस्थान आशुतोष महाराज जो हरियाणा का बड़ा एक मठ है, उसके साधु थे। बड़ी अच्छी बात ये लगी कुंभ ने, खासकर अब जो कुंभ हुआ इस तरह से, जो कई लोग कहते हैं, गाली भी देते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने कुंभ को इवेंटाइज कर दिया, मतलब कुंभ को धार्मिक से हटा के एक इवेंट बना दिया। लेकिन मेरा उनसे इसलिए विचार अलग है कि अगर आप आज के यूथ को, क्योंकि वो तो अपने जीवन में किसी बड़े अच्छे से कॉन्सर्ट में जा रहा है, वहां पे उसे गानों में थिरक रहा है, बॉलीवुड के गाने बज रहे हैं, जब तक आप उसको अपना सामान उसके फॉर्मेट में नहीं दोगे तो शायद उसको आपको स्टार्टिंग में अट्रैक्ट करना नहीं होगा। उसको एपेटाइजर तो देना पड़ेगा, फिर वो मुरारी बाबू की कथा में भी आएगा, फिर वो बागेश्वर धाम बाबा की कथा में भी आएगा। जैसे ये हो क्या रहा है यहाँ पे, आपको दिख रहा है कितनी भीड़ है, और ये सारे बच्चे खड़े हैं, 3-3 घंटे खड़े हैं, सामने एक रॉक बैंड है। आपको लगेगा कुंभ में रॉक बैंड क्या कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही बड़े बड़े बाल और जो गिटार उटार लेके, लेकिन वो देशभक्ति गाने गा रहे हैं, वो देशभक्ति गाने गा रहे हैं, वो भजनों को गा रहे हैं, वो राजनीतिक गाने जैसे वो आरंभ है, प्रचंड, उस तरह के गाने गा रहे हैं, और जनता थिरक रही है। तो वहां आपको लगेगा कि केवल फुहड़ गानों से, अश्लील गानों से, नंगे बने हुए गानों से ही आप क्राउड नहीं बुला सकते हैं। आप अगर इस तरह का भी अगर सामान परोसेंगे तो जनता आएगी, और ऐसा हर जगह दिखा। वहां पे ज्ञान कुंभ था, उसकी तस्वीर दिखाऊंगा मैं, जो सरकार की तरफ से था, ये तो प्राइवेट था, सरकार की तरफ से ज्ञान कुंभ था। उसमें आपके कौन है वो सब, वो जुबिन नौटियाल, कैलाश खेर, वो सब थे, और इतनी बड़ी बड़ी भीड़ थी। आपको देख के हर्ष आएगा कि जवान जवान बच्चे, लड़के लड़कियां ऐसे कार्यक्रमों में भी बड़ी संख्या में आते हैं। तो ये एक जो मुझे अच्छा एलिमेंट आस्था का दिखा, वो बड़ा आनंददायी था। नेक्स्ट, हाँ, जो सबसे मजेदार थी डुबकी। आखिरी के 20 दिन तो ऐसा हो गया कि इंस्टाग्राम आप देखोगे तो हर आदमी इसलिए आने लगा कि फोमो बोलते हैं इंग्लिश में, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि भाई मेरी डुबकी की फोटो तो है नहीं, मेरी डुबकी की सेल्फी है। और जब मैंने बीच वाली चित्र लागे, तो बीच में वो मेरी माता जी हैं, बीच में मेरा पुत्र है, तो मैंने भी नोटिस नहीं करा, तो किसी ने लिखा कि 3 पीढ़ियां एक साथ स्नान कर रही हैं। फिर मैंने उस ट्वीट को डिलीट करके ऐसा करके डाला, 3 पीढ़ियां एक साथ स्नान करा, और मुझे अच्छा अनुभव हुआ। फिर बहुत सारे लोगों ने ऐसे फोटो डाला और लेके आए लोग कि भाई जितनी पीढ़ियां, किसी की 4 पीढ़ी भी थी किसी के यहाँ। तो डुबकी का तो एक अलग ही आनंद था। लोगों ने अपने अपने कोरम बना लिए कि 3 डुबकी मारेंगे, 11 डुबकी चैलेंज, 21 डुबकी चैलेंज, वो भी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से यूथ ने उसने अपने अराउंड कुछ बना लिया। लोगों, जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने बड़े बड़े इंस्टाग्रामर हैं, वो सारे आए, उन्होंने डुबकी मारा। बाल में तो थोड़ा वो बल्कि हास्यास्पद भी हो गया, लोगों ने कहा ऑनलाइन डुबकी, तो वो फोन को लेके वीडियो कॉल करते करते डुबकी लगाई उसने पैसे ले लेके फोटो लिया कि मान लिया कि मोहन जी, अब मैं मोहन जी के नाम की डुबकी मार रहा हूं, मोहन जी की फोटो लेके डुबकी मारी उसने, वो भी चला खूब। लेकिन ठीक है, देखिए हम लोग तो ब्लास्फेमी जैसे कॉन्सेप्ट में मानते भी नहीं है, वो भी ठीक है हमारे यहाँ, लेकिन जो डुबकी का आनंद था वो बड़ा आनंद था। मतलब हम लोग ऐसा हो गया कि 3-3 बार जाने लगे। सुबह अपने आप चले गए एक बार, फिर कोई गेस्ट आया उसके साथ संबित पात्रा जी है, उनके चलो अब तुम भी चलो। फिर शाम को कोई गेस्ट आया करा, उसमें रात को जाना है तो रात में भी चलो। बल्कि मुझे याद है एक बार मैं रात को एक अपना चक्कर लगाता था 10, साढ़े 10, 11 बजे, तो छोटे से बालक को भी, बिल्कुल 6 महीने के बालक को भी डुबक कर रहा है, वो भी खेल रहा है। तो डुबकी का एक जो आनंद था वहां पे, वो अविस्मरणीय था। आपने खूब सुना होगा कि बहुत चलना पड़ा भाई कुंभ में, पैर थक गए, पैर टूट गए, 10-10 किलोमीटर चलना पड़ा ना। हमें भी लगा भी चलना तो हाँ पड़ रहा है काफी। मैं एक बार अपनी माता जी को रेलवे स्टेशन, मेरी माता जी भी आई थी, उनको मैं तो 31 दिन रहा, लेकिन बाकी लोग तो कोई 3 दिन 4 दिन आगे चला गया। तो माता जी को रेलवे स्टेशन छोड़ने गया, प्रयागराज जंक्शन छोड़ने गया, और ऐसी धोती कुर्ता पहन के था। तो जब लौटा तो उन्होंने लगा कोई महाराज जी हैं, मुझे लगा कि उनको पूछा, भाई एक बड़ा सा बिहार का ग्रुप था, उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई साहब ये वो कहाँ है, त्रिवेणी संगम कहाँ है। तो मैंने कहा इस सड़क को दिखाई, वहां पे वो चल दिया पूरा ग्रुप। मैंने कहा भाई साहब रुको, करीब 8-9 किलोमीटर चल क्या दिया आप? तो कह रहे नहीं हम तो चल नहीं आए, चलने का ही कुंभ है, जो ना चल सके वो घर पे बैठे। और वो बात ना मेरे को गूंजती रही, क्योंकि मैं टीवी में सुन के आ रहा था, सुबह मैंने डिबेट करी थी अर्नब के साथ, अरे चलना बहुत पड़ रहा है, चलना वो पड़ा। उन्होंने मुझे गिना दिए, वो तो बैजनाम में भी चलना पड़ता है, तिरुपति में भी चलना पड़ता है, वैष्णो देवी में भी चलना पड़ता है, गोवर्धन पूजा में भी चलना पड़ता है। तो एक वहां पे बड़ी बात लगी, जो अर्बन सेंसिबिलिटीज हैं और जो कुंभ का ओरिजिनल श्रद्धालु, उसकी जो मान्यता में बड़ा क्लैश था, कि वो तो चल नहीं आया था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी चलने, वो पूरी तैयारी के साथ आया था, अपनी व्यवस्था लेके आया था,
उसमें बूढ़े लोग, जवान लोग आए थे। आपको इतनी बार दिखेगा कोई अपनी माता को उठा के चल रहा है, मीलों चल रहा है, कैसे ताकत आती है शरीर में। इतने छोटी छोटी बच्चियां अपने भाई बहन को उठा के चल रही हैं, लोग बड़ी बड़ी सामान लेके चल रहे हैं। मुझे यार एक बड़ा सा ग्रुप जा रहा था, नेपाल से आए थे, जो तराई के लोग होते हैं, जो ऐसा बिहारी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, वो बड़ा ग्रुप आया था, पीले पीले कपड़ों में, बड़ा ग्रुप था, बड़ा बड़ा सामान लेके था। मैंने कहा लंबा रहने आए होंगे, तो मैंने कहा कहाँ से आए? उन्होंने कहा नेपाल से आए। मैंने कहा बड़ा सामान लेके आए हैं? तो कह रहा हाँ, हम अपने खेत से चावल लेके आए और संतों में बांटेंगे। अब देखिए वो नेपाल से उठा के ले आ रहे हैं 15-15, 20-20 किलो चावल। ये श्रद्धा है कि, और वो खुद से भी कोई इकोनॉमिकली बड़े वेल ऑफ नहीं लग रहे थे मुझे देखने में, लेकिन वो केवल इस आस्था से कि संतों में बांटेंगे, और जो संतों की महिमा हमारे मन में है वो वहां पे आपको देखने को मिलेगी। लोग अपने घर से किस तरह से उनके लिए कुछ भी कर सके, ऐसा सोच के आए थे मन में। नेक्स्ट, कल्पवास। आप लोगों को मालूम ही होगा कि इस पूरे कुंभ में 3 या 4 तरह के लोग होते हैं। सबसे जो प्राइमरी जो एक तरह से एंटिटी है कुंभ की, वो है साधु संत। अखाड़े के साधु संत हैं और गैर अखाड़े के साधु संत हैं, वो हो गए। फिर उनके सेवक सहायक जो उनके साथ हैं, उनकी व्यवस्था के लोग। फिर दूसरी एक बड़ी जो प्रणाली है वो सरकार की व्यवस्था के लोग बहुत सारे हैं, जो सरकार की व्यवस्था, कर्मचारी, सफाई कर्मचारी। तीसरे जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धालु में कैटेगरी है कल्पवासी। कल्पवासी जो एक खास तरह की व्यवस्था से आते हैं, 31 दिन रहते हैं, स्टार्टिंग की पूर्णिमा से माघी पूर्णिमा तक वहीं पे रहते हैं, और ऋषि दत्तात्रेय के दिए हुए 21 नियमों का पालन करते हैं। तो मेरा बड़ा मन था किसी कल्पवासी से मिलूं, तो मेरे चित्र तो चला गया। मेरे एक मित्र के ही पेरेंट्स थे, टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में प्रयागराज में, प्रयागराज से दूर प्रतापगढ़ में, वहां पे कल्पवास थे, उनके पास रहना हुआ मेरा। तो बड़ी विधा पता लगी कैसे वो नियमावली बड़ी कड़ी है वो। मतलब अगर आप शादीशुदा भी हैं तो ब्रह्मचर्य का जीवन जिएंगे, आप जमीन पे सोएंगे, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, आप दिन में 3 बार स्नान करेंगे, आप 1 घंटे जप करेंगे, आप साधुओं की सेवा करेंगे, आप कोई ना कोई प्रीचिंग या कोई ऐसा प्रवचन सुन के आएंगे, एक तरह का खास खाना खाएंगे जिसमें नमक मिर्च बिल्कुल नहीं होगा, सादा खाना होगा। ऐसी बिल्कुल 21 बड़ी कड़ी जो वचन है उनके साथ रहेंगे। और आपको मालूम है ऐसे कितने लोग थे? 10 लाख कल्पवासी थे। और ये 10 लाख कल्पवासी साधु संत नहीं, बिल्कुल एक आम जीवन जी रहे हैं। कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई वकील है। ऐसे ऐसे लोग बिल्कुल पंडों के साथ उनका करार होता है। 10-10 हजार रुपए में पूरे महीने के लिए टेंट मिल जाता है, उसमें बाहर टॉयलेट होता है। बल्कि जिस दिन मैं गया उनका कल्पवास खत्म हो चुका था, और छोटी छोटी कॉलोनी जैसी बन जाती है, 15-15, 20-20 लोग साथ में रह रहे होते हैं, और वो खीर बना रहे थे। तो मैंने कहा कुछ आज आयोजन है क्या? कह रहे नहीं, आज हमारा कल्पवास टूटा है। तो खीर भी एक मतलब उसकी तरह था, डेलिकेसी की तरह था कि आज खीर खा रहे हैं, अदरवाइज तो हम तो बिल्कुल सादा खाना खाते थे। फिर मेरे मन में आया कि उनकी बातें भी इतनी पवित्र थी, जबकि सब गृहस्थ लोग थे, बिल्कुल आम लोग थे, गृहस्थ लोग थे, कोई साधु संत नहीं था उसमें। इनकी बातें इतनी पवित्र थी, वो प्रवचन जैसा था। अब मुझे लगा जब ये 10 लोग वापस जाएंगे, ये लोग अपने गली मोहल्लों, अपनी कंपनियों में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी संस्थाओं में जाएंगे, जो दिव्यता भारत से या प्रयाग से पहुंचेगी, या बल्कि ऐसा कहेंगे ये 66 करोड़ लोग जब अपनी जगह में पहुंचे होंगे, अपने मोहल्लों में, अपनी गलियों में, अपनी कंपनियों में, अपने घरों में पहुंचे होंगे, तो जो ये मेरे ख्याल से एक नेशनल रिचार्ज हुआ है कुंभ के समय, वो मेरे ख्याल से स्मरण करने जैसा है। अच्छा, अब तो पीपीटी तो है नहीं, अब मुझे अपने विचार को थोड़ा सा रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ करता था, अब आ जाते हैं, अच्छा व्यवस्था पे आ जाते हैं कि इतने सारे लोग जो आए, 66 करोड़ लोग आए, 66.3, और सारे ड्रोन काउंटेड लोग हैं बिल्कुल ना। पूरी प्रणाली है, गवर्नमेंट ने भी रिलीज भी करी थी कैसे उन्होंने ड्रोन से काउंट करा, उसको एआई कैमरे से करा, डबल काउंटिंग नहीं हुई। बल्कि मैंने अधिकारी से पूछा भी अभी कि भाई इसमें काउंटिंग की गड़बड़ तो नहीं करा, अगर इफ एनीथिंग इट विल बी अंडर काउंटिंग, मतलब अंडर काउंटिंग की संभावना थी उस प्रणाली में, ओवर काउंटिंग की व्यवस्था नहीं थी। अब आते हैं कि ये 66 करोड़ लोग उस शहर में आके कैसे चले गए, जिस शहर की जनसंख्या केवल 22-22.5 लाख है, उस शहर में या उस टेम्पररी व्यवस्था में 66 करोड़ आके चले गए, उसकी क्या व्यवस्था करनी पड़ी। आप लोग जो भी कुंभ में गए होंगे, आपने एक चीज देखी होगी या ध्यान दिया होगा कि जो पूरा कुंभ है, जो पूरा टेम्पररी कुंभ है, वो फ्लड प्लेन की जमीन पे है। फ्लड प्लेन मतलब वहां पे 6 महीने पहले नदी थी, और अभी आप अगर 6 महीने बाद जाएंगे, मानसून के बाद जाएंगे, तो वहां पे नदी होगी। मतलब नदी ने जो तट छोड़ा है उस पे पूरा कुंभ बसा, उस पे 60 किलोमीटर का शहर बसा है। उस 60 किलोमीटर 90% शहर ऐसे बसा था। अब जब नदी छोड़ती है, जगह छोड़ती है, तो उसके साथ दिक्कत होती है, पूरी मट्टी होती है वहां पे। वो मट्टी बड़ी पोली होती है, बड़ी वेट मट्टी होती है, तो उसमें चलना है, नदी को पार करना है। सबसे पहली दो जो शर्तें हैं कि आपको चलना है, हाँ व्यवस्था बहुत सुंदर। आगे लीजिए, सुरक्षा पे बाद में आएंगे, बात कुछ और शुरू कर दी। आगे चलिए, हाँ और आगे चलिए, हाँ बस यहां पर रुक जाइए। तो आपको कुंभ की कुछ यादें आ रही हैं वापस देख के, इसको इस चित्र को देख के। तो अगर आपको नदी पार करनी है या फिर आपको कुंभ में चलना है,
तो दो व्यवस्थाएं सबसे इंपॉर्टेंट थी, बल्कि इसको इंजीनियरिंग मावल कहा जाए तो कम है। पहली चेकर्ड रोड्स, जिसको वहां पे लोहे की रोड कहा जाता था। अगर आप पूछे तो वहां पे दो शब्द थे कि या तो ऊपर डामर की रोड से चले जाओ या नीचे लोहे की रोड से चले जाओ। लोहे की रोड क्या है? ये जो रोड दिख रही है आपको, ये बाइक सवार जिसपे चल रहा है, ये पट्टियां दिख रही है, ये करीब 1.5 मीटर की एक लोहे की पट्टी होती है। पहले जमीन को रोड रोलर बुलडोजर से, मतलब बुलडोजर के और भी इस्तेमाल है, देखिए मट्टी समतल करने के लिए भी बुलडोजर का इस्तेमाल होता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर का एक ही इस्तेमाल नहीं है। तो पहले तो बुलडोजर से आप उस मट्टी को, रोड रोलर से मट्टी को समतल कर देते हैं, बिल्कुल जैसे दब जाए वो, जिससे उस पर ये लोहे की प्लेटें बिछाई जा सके। फिर ऐसी 6-6, 7-7 पैरेलल लोहे की प्लेट लगाई जाती है। इनको जमीन में स्क्रू करा जाता है और आपस में स्क्रू करा जाता है। एक करीब 1000 लोगों से भी बड़ी एक इंजीनियरिंग टीम थी जो इनको स्क्रू इनका ठीक करती रहती है, और इसके अंदर मिट्टी से अगर ये ऊपर नीचे हो गई है तो उनको समतल करती रहती है। 60 किलोमीटर के मेला क्षेत्र में आप मानेंगे नहीं, कम से कम 450-500 किलोमीटर की इंटरनल रोड्स थी जो लोहे से बनाई गई थी। हुआ पहले भी करती थी, 50-100 किलोमीटर की पहले भी हुआ करती थी, जो अपनी सुगमता से पूरे मेले में चल पाए, जो पूरी सुगमता से मोटर चल रही है, बाइक चल रही है, ट्रैक्टर चल रहा है, सामान आ पा रहा है, आप जिस भी मठ में रह रहे हैं उसमें खाने की रसद आ रही है, वो केवल इस वजह से आ रही है कि ये 450 किलोमीटर की चेकर्ड रोड्स लगी हैं। अब ठीक है, आपको एक पार से दूसरी पार जाना है, कैसे जाएंगे? मेला क्षेत्र तो 25 सेक्टर में बटा है, सारे सेक्टर पूरे मेले में अलग अलग जगह पर हैं, कैसे पहुंचेंगे वहां पे? उसके लिए पंटून ब्रिजेस, क्योंकि जो टेम्परेरी ब्रिजेस हैं वो हैं, प्रयाग में 3-4 बड़े ब्रिजेस हैं, लेकिन 66 करोड़ लोग तो 3-4 ब्रिज से नहीं जा पाएंगे। तो ये जो पंटून ब्रिजेस है, ऐसे 30 ब्रिज बनाए गए। लोगों ने कहा है तो वीआईपी का कुंभ है, केवल एक ब्रिज वीआईपी मूवमेंट के लिए और 2 ब्रिज एम्बुलेंस मूवमेंट के लिए थे, बाकी 27 ब्रिज लोगों के लिए थे। पंटून ब्रिज बड़ी मजेदार व्यवस्था होती है। बड़ा कैप्सूल जैसा, जो हम कैप्सूल मेडिसिन का खाते हैं, ऐसा बड़ा कैप्सूल जैसा आयरन का स्ट्रक्चर होता है जो खोखला होता है, जिससे एयर भर जाती है तो वो फ्लोट जैसा करता है, और उसको बांध के, अगर आप रस्सियां देख रहे हो तो नदी के तट पे एंकर कर देते हैं, और उसके ऊपर से एक पट्टी बिछाई जाती है चेकर्ड प्लेट्स की, और उससे लोग चलते हैं। तो ये जो दो चीजें थी, पंटून ब्रिजेस और चेकर्ड रोड्स, इसने पूरे कुंभ मेले को वॉकेबल, मोटरेबल बनाया। आगे जो और सबसे सुंदर विधा थी वो थी कुंभ में सफाई। ये इंपॉर्टेंट क्यों थी? अगर आप पुराने किसी भी रैली या किसी भी उसका दृष्टांत पढ़ेंगे तो देखेंगे भाई, रैली या बड़ी सभा करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे जब चले जाए तो गंदगी ना फैले। आपको याद होगा महात्मा गांधी ने जब दांडी यात्रा करी तो उन्होंने सबसे पहले कहा भाई जिस भी गांव में जाएं हम वहां पे टॉयलेट जरूर हो, जिससे ऐसा ना हो कि जब हम गांव से निकले तो लोग हमें गाली दें कि यार ये लोग आए थे सारे और पूरा हमारा गांव गंदा करके चले गए। तो सबसे बड़ी जो व्यवस्था होती है जिससे बीमारी ना फैले, जिससे साफ सफाई बनी रहे, लोग आ पाए, वो है स्वच्छता। तो जब 66 करोड़ लोग आएंगे तो पक्का उनको शौच जाना पड़ेगा, वो कपड़े बदलेंगे, कुछ खाना खाएंगे, थूकेंगे, फेंकेंगे। तो पूरे मेला क्षेत्र में करीब 1.5 लाख पोटा केबिन के टॉयलेट थे, उसमें वुमेन टॉयलेट, पिंक टॉयलेट थे, ब्लू टॉयलेट थे, नहाने की जगह थी, मतलब आपको उसके बाद अगर स्नान के बाद कपड़े बदलना उसकी व्यवस्था थी, अगर आपको रहना हो एक दिन के लिए फ्री तो उसकी व्यवस्था थी। और इनको मैनेज करने के लिए 15,000 सफाई कर्मी मेला क्षेत्र में और 10,000 सफाई कर्मी शहर में थे। मतलब कुछ भी कूड़ा फेंकेंगे आप साफ हो जाएगा। ये करीब 20वें दिन के बाद का, आप खुद देखिए, मतलब स्ट्रेच मैंने तो अपने आप साफ नहीं करा है ना फोटोशॉप में साफ किया है। ये बड़ा क्षेत्र है 23 सेक्टर का। ये मेला मतलब इस समय 20 करोड़ लोग जाके आ चुके हैं। आपके घर में ही अगर 10-20 लोग आते हैं तो देखिए घर में थोड़ी अफरा तफरी सी मच जाती है, गंदा सा हो जाता है, टॉयलेट महकने लगता है। इस जगह में करीब मतलब इस समय 20 करोड़ लोग आके जा चुके हैं, और 66 करोड़ जब अंत तक भी आए तो मेला क्षेत्र कितना साफ सुथरा था, जो लोग आप जाके आए आपने देखा होगा। अब वो 2 स्टार्टिंग की स्लाइड्स रह गई थी व्यवस्था वाली, उस पर चले जाइए वापस। हाँ, और स्टार्टिंग हाँ इसके बाद हाँ सुरक्षा। अब देखिए इतना बड़ा मेला क्षेत्र है तो उसमें कुछ तो आकस्मिक घटना भी हो सकती है और कुछ सैबोटेज भी हो सकता है बाहर से, मतलब टेररिस्ट एक्टिविटी भी हो सकती है, वो दोनों की संभावना है। उसके लिए क्या किया गया था, एक तो पूरे उत्तर प्रदेश से बुला के 60,000 पुलिस तैनात थी मेला क्षेत्र में, मतलब 25 जो सेक्टर थे उसमें बटी हुई थी। और जो पूरा मेला क्षेत्र है वो कंट्रोल रूम से मैनेज होता था। एक कंट्रोल रूम में जाना हुआ मेरा, मतलब सुपर सोफिस्टिकेटेड कंट्रोल रूम था जो मेला क्षेत्र का 60 किलोमीटर था। उसका चप्पा किसी ना किसी कैमरे से वॉच था, मतलब अगर आप चल रहे हैं तो आप किसी कैमरे से वॉच हो रहे हैं, अगर आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो आप किसी कैमरे से वॉच है। वो वॉच एआई में है, उस एआई से मूवमेंट मैप है कि ये जानवर है। जैसे आपने देखा होगा मेला क्षेत्र में आपको जानवर बहुत कम दिखे होंगे, स्ट्रे डॉग्स या फिर कोई गौ माता ऐसे स्ट्रे नहीं दिखी होगी। वो भी व्यवस्था से उसको वहां से हटाया गया था, क्योंकि उससे भी गड़बड़ हो सकती है, ट्रैफिक जैम हो सकता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, लोगों में कभी कोई डॉग बाइट हो सकती है। और कोई भी ऐसी, जैसे मेला क्षेत्र में करीब 60 से ज्यादा बैरिकेड्स थे, जो पीले बैरिकेड्स थे। वो जो बैरिकेड बंद होता था खुलता था तो जो वहां पे पुलिस वाला है उसको नहीं पता था मैं क्यों बंद कर रहा हूं, उसको ऊपर से कॉल आता था। कैसे आता था,
जो एआई सॉफ्टवेयर है वो बताता था कि इस दिशा में इतना ट्रैफिक बढ़ रहा है और अगले 15 मिनट में, अगले आधे घंटे में यहाँ पे जाम की स्थिति या एक भीड़ की जमावड़े की स्थिति हो सकती है, तो ये ट्रैफिक बंद कर दो, ये ट्रैफिक खोल दो। तो जो पूरा मेला क्षेत्र था इससे गवर्न था, जो एक बड़े से बहुत वृहद से कंट्रोल रूम से गवर्न होता था। आगे चलिएगा, आगे चलिएगा, नेक्स्ट। और हर सेक्टर अपने आप में इंडिपेंडेंट था। तो आप एक सेक्टर में जाएंगे तो उसका अपना फायर स्टेशन था, उसका अपना एक स्कूल था। ये बड़ी अच्छी स्कूल वाली व्यवस्था अच्छी थी, उसका शायद फोटो भी आएगा कि हर मेला क्षेत्र में हर सेक्टर में, क्योंकि इतने सारे सफाई कर्मी हैं, वो तो परिवारों के साथ आ जाते हैं। बल्कि योगी आदित्यनाथ ने अपने दिसंबर की विजिट में देखा कि बहुत सारे बच्चे उनको दिख रहा है कि ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, तो उन्होंने कहा इनके लिए स्कूल खोला जाए। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने जो सफाई कर्मी है उनके लिए हर सेक्टर में स्कूल खोला। ऐसे 25 स्कूल खुले जिसमें सब में 100 200 300 बच्चे पढ़ते थे। तो हर मेला क्षेत्र अपने आप में इंडिपेंडेंट था। मेला क्षेत्र में करीब 6 बार बड़ी आग लगी। एक बार तो बहुत ही बड़ी आग लगी गीता प्रेस के स्टॉल में, जिसको 3 मिनट में 48 गाड़ियां आ गई, 20 मिनट में उसको बुझा लिया गया और 2 दिन बाद, मतलब 48 घंटे बाद पूरा स्टॉल सुचारू व्यवस्था से फिर से चल रहा था। क्योंकि देखिए टेम्परेरी व्यवस्था है। आपको वहां पे अचरज रहा ही होगा कि आप इतने बड़े क्षेत्र में, टेम्परेरी क्षेत्र में रह रहे हैं, जिसमें गूगल भी स्टार्टिंग जाओ तो नदी दिखाता था कि आप नदी पे चल रहे हैं। बाद में गूगल तो आपको पता है क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसने फिर रास्ता दिखाना शुरू कर दिया। उसी जगह पे आप टॉयलेट जा रहे हैं, फ्लश भी कर रहे हैं, उसी जगह पे आप अपना मोबाइल चार्ज भी कर रहे हैं, उसी जगह में बिजली भी आ रही है, उसी जगह में पानी भी आ रहा है, पानी गर्म करके भी रहे हैं, उसी जगह में खाना खा रहे हैं, रह रहे हैं, पूरी व्यवस्था से रह रहे हैं उस टेम्परेरी क्षेत्र में जहां पे 4 महीने पहले, 5 महीने पहले नदी हुआ करती थी। तो उसमें व्यवस्था देना एक तभी इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंजीनियरिंग मावल कहा गया। आगे, हाँ आगे इसके आगे, ये वो मैंने आपको बताया जो टेंट में स्कूल चल रहे थे, मेरा जाना हुआ वहां पे, कई बच्चों से मिलना हुआ। आगे अब सबसे मजेदार जो चीज थी, या आप लोगों ने मैं नोटिस करी, जो मेले की सबसे बड़ी ध्वनि थी वो थी खोया पाया सेंटर। और मेले में ये 4-5 आवाजें आपने दिया होगा। मेला एक बड़ा शोर वाली चीज थी। मेले में 4-5 आवाजें क्लैश होती थी। स्टार्टिंग में तो आपको एक बड़ी कर्कश सी ध्वनि लगेगी, लेकिन जब रहते हैं तो आपको मतलब वो ध्वनि आत्मसात हो जाती है। तो सबसे पहले आपको एक आवाज आती रहेगी, भाई बिट्टू के पापा कहाँ रह गए, तुम्हारे कपड़े कहाँ रह गए, यार यहाँ रह गए। बल्कि एक बार बड़ी हंसी की बात बोली, किसी ने बोला अरे बिट्टू के पापा कहाँ रह गए, कपड़े भी साथ ले गए। मतलब उनको बिट्टू के पापा की ज्यादा चिंता नहीं थी, वो कपड़े जो साथ में चले गए थे उसकी चिंता थी। तो स्टार्टिंग में मुझे बड़ा अजीब भी लगा, भाई इतने लोग खो रहे हैं क्या, इतनी सारी मतलब बातें हो रही हैं, इतने सारे अनाउंसमेंट हो रहे हैं। अनाउंसमेंट 2 तरह से होता है, एक तो अनाउंसर अनाउंस करता है जो वहां पे बैठा है, और आप खुद भी आके अनाउंस कर सकते हैं माइक लेके। तो अधिकतर लोग खुद ही अनाउंस करना, क्योंकि भाई मेरा जो परिजन है वो मेरी आवाज अच्छे से सुनेगा, और जो भाई साहब है वो बोलते भी बड़ा बोरिंग टाइप है। जो अनाउंसर है वो तो बड़ा इतना सादा बोलते हैं कि उससे शायद कोई सुन भी ना पाए। तो एक दिन मैं गया दिन में पूछने की, भाई साहब इतना आप लोग अनाउंसमेंट करते हैं, इतने सारे लोग खो जा रहे हैं कि कुंभ में? कह रहा नहीं भाई साहब, कोई नहीं खोता है। कोई 10 मिनट में मिल जाता है, कोई 2 घंटे में मिल जाता है। आजकल की प्रणाली में, आजकल की हमारी सरकार की प्रणाली में और अपनी खुद की प्रणाली में, मोबाइल फोन, सबको मोबाइल फोन नंबर याद है। बस हाँ, जो 2-3 घंटे अपने परिजनों से दूर रहता है तो एक थोड़ा सा पेनफुल तो है, उतना ही है। तो फिर मैं उन आवाजों में आनंद भी लेने लगा। मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड करके डाले भी, जो आवाजें बड़ी मजेदार होती थी। तो पहली आवाज तो ये होती थी, बिट्टू के पापा तुम कहाँ चले गए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो होता था, है ना। दूसरी आवाज होती थी, एडमिनिस्ट्रेशन की आवाज होती थी। एडमिनिस्ट्रेशन कहता था जैसे ये मेला क्षेत्र को हम 2 पहिया मुक्त करते हैं अगले 2 घंटे के लिए, मतलब आप बाइक नहीं चला सकते हैं। आप मेला क्षेत्र को हम 4 पहिया मुक्त करते हैं, आप 4 व्हीलर नहीं चला सकते हैं। या राष्ट्रपति का मूवमेंट है, ये एरिया का घाट बंद रहेगा। तो ये दोनों आवाजें आपको सुनाई साथ में देंगी। इधर आएगी बिट्टू के पापा कहाँ चले गए, 2 पहिया वाहन नहीं चल सकते, तो आपको कुछ आवाज सुनाई देगी, कुछ इधर से सुनाई देगी। फिर सबसे मजेदार थी जल पुलिस। वहां पे जल पुलिस बड़ी रूडली बोलती थी, क्योंकि जल पुलिस में क्या, अगर गड़बड़ हुई तो एकदम से हो जाती थी। भाई आदमी डूब गया तो डूब ही जाएगा, वो नदी तो बहुत गहरी होती है घाट को छोड़ के, या फिर जहां पे स्नान की जगह बना रखी थी। तो मुझे याद है कि एक बार मैं खुद भी नाव में था, तो सामने से एक भाई साहब ऐसा पूरा झुक के पानी भर रहे थे। पानी भरना तो आपको पता है वहां की एक मेन क्रिया थी, पानी भर के। लोग तो ग्रोसरी की तरह भर के ले गए, कई लोग तो 5-5, 6-6 पीपे भर के ले गए, पूरे ग्वालियर में बांटेंगे ऐसा। तो वो लेके जा रहे थे, तो भाई साहब थोड़ा भारी वजन के थे, तो जल पुलिस सामने चिल्ला रहा है, भाई साहब आपका शरीर बहुत बड़ा है, आप ऐसे झुकेंगे तो नाव पलट जाएगी। वो आदमी भी बिल्कुल एकदम सतर्क हो गया कि भाई इतना मोटा है, और वो सीधा बैठ गया। तो एक ही आवाज बड़ी जोर से आती थी अगर आप घाट के पास हैं। जल पुलिस कुछ बोलती रहती थी, भाई साहब इधर जाइए, बोट को इधर लीजिए। तो ये तीसरी आवाज वहां पर दिखती थी। चौथी आवाज जो प्रवचनों की आवाज है, वो तो मेले की आवाज है ही वहां पे, क्योंकि वो भी लाउड स्पीकर लगे वहां पे। मुरारी बापू की राम जी ने ये कहा, इधर बिट्टू के पापा, मेला क्षेत्र में ये जल पुलिस। तो ये 4-5 आवाजें आपको सुनाई देती रहती थी।
फिर आपको लोकल वेंडर भी वहां बैठे रहते थे, वो चूरन खा लो पेट साफ हो जाएगा और घुटने का तेल लगा लो, वो भी छोटा सा भोंपू लगा के बैठे रहते थे। तो अगर आप मेले को एक बार ऐसे आंख बंद करके बैठ जाए वहां पे तो आपको इतनी सारी आवाजें आएंगी। लेकिन 1-2 दिन बाद 3-4 दिन बाद ऐसा हुआ, और ये सब आवाजें, इसमें से 2-3 आवाजें रात तक रहती थी। जैसे वो छोटा वेंडर तो बंद हो जाता था, लेकिन रात के 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी खोया पाया की आवाज रहती थी, एडमिनिस्ट्रेशन की आवाज रहती थी, भजनों की आवाज रहती थी। और ऐसा हो गया 4-5 दिन बाद, ऐसा 4-5 दिन बाद और करीब 2 हफ्ते बाद मेरे को एक ऐसा सेंस आ गया कि मेले में कितनी भीड़ है वो आवाज से ही पता लग जाती थी। क्योंकि जब मेले में भीड़ ज्यादा होती थी तो अनाउंसमेंट बहुत जल्दी जल्दी होता था और बड़ा पेनफुली होता था, बड़ा एक जैसे कुछ अर्जेंसी के सेंस में होता था। बल्कि एक बार क्या हुआ कि यहां से जो हमारी समरसता का बीज दिखाई पड़ता है, इसको जब हम व्यवस्था में घटित होते हुए देखेंगे तो हम, ममता जी ने कोई भेज दी तो बहुत सारे लोग उस समय ट्रेनें, एक्स्ट्रा स्पेशल ट्रेनें भी चली और कुछ बसें भी, वहां के हमारे भाजपा के सांसदों ने कुछ बसें भेजी। तो एक साथ पूरा जो 23-24 का घाट था उधर से बसें आई थी और पूरा तो आप मेले की केवल आवाज से सुन सकते थे वहां पे कि मेले का कैरेक्टर क्या है, क्या सोशियोलॉजी है। फिर बाद में मुझे पता भी लगा कम से कम 24 बड़ी यूनिवर्सिटीज, जिसमें हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, स्टैनफोर्ड भी थी और भारत की JNU, टेस, IIT, IIM थी, उन्होंने अलग अलग चीजों पर रिसर्च करी है। बल्कि एक तो इलेक्टोरल रिसर्च आने भी वाली है कि भाई 64 करोड़ लोगों ने वोट करा, 24 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट करा, अब 66 करोड़ लोग आके गए, इनकी वोटिंग पैटर्न चेंज होगी क्या? तो अब वो सुनने जैसा है, वो आएगी उसकी रिसर्च का आउटपुट आगे। रोज कोई बड़ा स्टार, कैलाश खेर या मोहित या फिर जुबिन नौटियाल, ये सब आते थे, बड़ी बड़ी संख्या में लोग आते थे, बहुत भव्य कार्यक्रम होते थे। तो ये भव्यता भी बड़ी सुंदर थी। ये जो नीचे है डिजिटल कुंभ, इसमें इतना सुंदर, मतलब आपको पता होगा जो VR का चश्मा पहन के ना, वो वर्चुअल रियलिटी का चश्मा पहन के, जैसे मॉल वॉल में होता है ऐसा, उसका चश्मा पहनता था। सरकार की व्यवस्था थी, मात्र 50 रुपए का टिकट था, मतलब भीड़ लगी रहती थी उसमें, मतलब नए नए बच्चे आते थे और पूरा जो पूरी कुंभ की कहानी है, जो पूरी मंथन की कहानी है, वो इतने, मतलब एक 9 मिनट का शो होता था, इतना अद्भुत होता था। तो ये जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, मतलब हमारी जो पौराणिक कहानी है उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जिस तरह से कुंभ में दर्शाया गया था, मेरे ख्याल से अद्भुत था। मैं अपने बालक को खुद ले गया था, मतलब उसने कहा दोबारा गया, हमें 3 बार जाना पड़ा, मतलब 3 दिन में 2 बार, 1 बार गए और 1 बार और गए, मतलब ये अच्छी बात थी। कुछ लोग कहते हैं भाई आपने तो कुंभ को इवेंटाइज कर दिया। मेरे ख्याल से जो नए लोगों को जोड़ने के लिए इस तरह की विधाएं बहुत जरूरी है। हाँ, कालांतर में ऐसा होगा कि उनको खुद कुंभ में रुचि आने लगेगी, वो अपनी श्रद्धा से जान लेंगे, लेकिन ये जो जवान बच्चे थे, जो युवा वर्ग था, उसके लिए बड़ा अट्रैक्शन था। आगे, कुंभ की इकोनॉमी। देखिए, कुंभ की इकोनॉमी में बहुत वामपंथियों ने छाती पीटी कि अरे भाई सनातन के कार्यक्रम में, इस एक सेक्युलर गवर्नमेंट में 15,000 करोड़ रुपए कैसे खर्च हो गए। तो सबसे पहले जाके मैंने तो भाई, मैं अधिकारियों से मिला, मैंने कहा इस 15,000 करोड़ का थोड़ा सा चीट फाड़ करते हैं, इसका डायसेक्शन करते हैं। तो ये जो 15,000 करोड़ थे भाई साहब, ये आधे तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, तो 7,500 करोड़ मोदी सरकार के थे, 7,500 करोड़ योगी गवर्नमेंट के थे, ठीक है। अब हमने कहा भाई इससे इकोनॉमी जनरेट हो गई है, उससे हमें भी आंकड़े नहीं पता थे, लेकिन मजे की बात है जैसे कुंभ खत्म हुआ, CII और FICCI दोनों ने रिपोर्ट जारी करी है कि इस 15,500 करोड़ रुपए से 3.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट हुई है। भाई यहाँ पे बहुत सारे व्यवसायी होंगे, ऐसा कौन सा व्यवसाय है जिसमें 15,000 करोड़ रुपए लगा के मात्र 45 दिन में आप 3.5 लाख करोड़ रुपए की इनकम जनरेट कर सकते हैं? और उसमें अगर आप 10% GST भी लगा लें तो कम से कम 30,000 करोड़ का तो सरकार को भी, मतलब जो 15,000 करोड़ थे वो भी वापस आ गया और एक इकोनॉमी भी फैल गई। और इस इकोनॉमी को देखें आप, मैंने 3 तरह की फोटो लगाई हैं, खिलौने वाला, चाय वाला और नाविक वाला, और इसमें मैंने एक फोटो और लगा सकता था, टेंट वाला। मतलब ये बॉटम्स अप इकोनॉमी थी। इसमें ऐसा नहीं केवल कुछ खास लोगों ने पैसे कमाए, और इसमें हर प्रदेश ने पैसे कमाए। मान लिया अगर ग्वालियर से कोई बस लेके जा रहा है कुंभ में, तो उस बस वाले ने भी पैसे कमाए। अगर मैं ग्वालियर के एयरपोर्ट भी जा रहा हूँ, टैक्सी वाले ने पैसे कमाए। मैं रास्ते में बहुत जगह रुकता हुआ गया तो वो उसने भी पैसे कमाए। जब मैं वहां पहुंच गया तो मैंने खिलौना भी खरीदा, मैंने चाय भी खरीदी, मैंने पंडित जी को भी पैसे दिए, मैंने निषाद को नाविक के लिए भी पैसे दिए, मैंने टेंट में भी पैसे दिए, या तो होटल में रहा, या टेंट में रहा, या टैक्सी का, या बाइकर के रहा, मैंने कलावा खरीदा, कड़ा खरीदा। तो फूल की इकोनॉमी 800 करोड़ की थी वहां पे। कर जो केन नहीं, वो जो जिसमें वो भरते हैं, वो था कम से कम 1200 करोड़ रुपए इकोनॉमी। सबसे ज्यादा चर्चित दुकानें हुआ करती थी, छोटा केन, बड़ा केन, मिनी केन, बड़ा केन। बाद में तो 3-3 लीटर के केन भी बिकने लगे, लोग ऐसा ग्रोसरी की तरह ले जाने लगी, इतना लोगों में भावना आ गई। तो ये जो विधा थी, और मुझे कुंभ के बीच में और अच्छी बात पता लगी, एक हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी उन्होंने बताया, ये बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको आनंद भी आएगा और आगे तर्क भी रखने को मिलेगा, कि ये जो 15,000 करोड़ रुपए थे, इसमें से 80% जो व्यय था, जो खर्च था, वो परमानेंट इंस्टॉलेशन पे था। अब इस बात का क्या मतलब हुआ? परमानेंट इंस्टॉलेशन मतलब
एयरपोर्ट में 3 नए टर्मिनल बन गए, 4 नए रेलवे स्टेशन बन गए। प्रयाग को अगर 4 हाईवे आते हैं, चारों 4 लेन हाईवे हो गए। जो अयोध्या से आता है, जो काशी से आता है, जो प्रतापगढ़ से, चारों 4 लेन के हो गए। जो घाट हुआ करते थे 12 के 12 घाट पक्के घाट हो गए। प्रयाग शहर की सारी स्ट्रीट लाइटिंग अंडरग्राउंड हो गई। प्रयाग की जो पूरी 60,000 स्ट्रीट लाइट है वो मॉडर्न हो गई, वो सोलर से निर्मित हो गई। प्रयाग के जितने बड़े चौराहे हैं, 60 बड़े चौराहे हैं, उन पे मॉडर्न इंस्टॉलेशंस लग गई। प्रयाग में कम से कम 4 बड़े पार बन गए। अब इसको तो मैं खर्चा भी नहीं कहता, ये तो परमानेंट इंस्टॉलेशंस है, ये तो कैपेक्स है, ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये तो शहर के साथ रह गया, इसको तो मैं लेके नहीं आ गया। तो खर्चा तो केवल 20% है। खर्चा मतलब वो चेकर्ड प्लेट्स, वो पंटून ब्रिजेस, वो सफाई कर्मी, वो 1.5 लाख टॉयलेट, वो केवल व्यवस्था है, वो केवल 20% है। तो मैं अपने फिर वाक्य को फिर से कहूंगा, तो 15,000 का 20% कितना हो? 3,000 करोड़। तो 3,000 करोड़ ने 3 लाख करोड़ की इकोनॉमी जनरेट होगी। बाकी तो 80% शहर के साथ रह गया। आपको पता होगा, जान के आपको अच्छा भी लगेगा कि प्रयागराज इस कुंभ के बाद भारत के करीब 30-40 टाउन्स में आ गया है। मतलब जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उसका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है प्रयागराज का, वो भारत के 200 टाउन में भी नहीं था, अब वो भारत के 30-40 टाउन में आ गया। तो उसको तो खर्चा भी नहीं कहेंगे। तो प्रयाग कुंभ की इकोनॉमी से उसकी इकोनॉमी बढ़ गई। और प्रयाग में जो लोग आए उसके कम से कम 6-6, 8-8, 10-10% लोग अयोध्या भी गए और वो लोग काशी भी गए। आपने देखा होगा, आप में से कुछ लोग गए होंगे तो वो जगह भी जाम हो गई। बल्कि चंपत राय जी को ट्वीट करना पड़ा कि उत्तर प्रदेश के लोग कुछ दिनों अयोध्या ना आए, बाहर के लोगों को आने दें। इतनी व्यवस्था हो गई। क्योंकि देखिए, मंदिर कितना भी बड़ा हो, मंदिर का प्रांगण तो एक, मतलब प्रयाग तो पूरा शहर है, उसमें 66 करोड़ लोग आना। लेकिन अगर 1 करोड़ लोग भी अयोध्या पहुंच जाते हैं, उसमें तो 1 करोड़ लोगों को दर्शन तो नहीं हो सकता। बहुत हुआ तो 10-20 लाख लोग दर्शन कर लेंगे मंदिर के, तो जा ही नहीं सकते। तो उनको ट्वीट करना पड़ा, फिर थोड़ी सी व्यवस्था हुई उसकी। फिर आगे द वीआईपी नैरेटिव। हाँ, मतलब मेरा भी कई वीआईपी के साथ मिलना भी हुआ, उनको मैंने होस्ट भी करा। देखिए, बार बार कहा गया कि बड़ा वीआईपी कुंभ था, बड़ा वीआईपी कुंभ था। मैंने जैसे आपको बताया, पूरे घाटों में से कई घाट थे, उसमें से एक घाट वीआईपी घाट था। 2-3 जेट्टी लगा रखी थी वीआईपी के लिए, केवल एक पुल वीआईपी के लिए रिजर्व था। और एक बिल्कुल 23 जो सेक्टर था, उसके बाद 24 सेक्टर था, वहां हेलीकॉप्टर लैंड होता था, वहीं पे आते थे। आपको पता है, देश के प्रधानमंत्री जब आए, उनके प्रयाग आने से लेकर जाने तक 90 मिनट में, पूरे दिन में 24 घंटे कुंभ चलता था। रात में कभी कुंभ, मतलब पूरे 24/7 चीज थी। रात में भी दुकानें भी खुली थी, सब कुछ खुला था, आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। तो 1.5 घंटे तो प्रधानमंत्री देश का आ ही सकता है। और उसकी वजह से कुछ बंद भी नहीं हुआ। मतलब प्रधानमंत्री अगर वहां नहा रहे होंगे तो उसके मतलब कितना 200-300 मीटर दूर लोग नहा रहे थे, उसी समय नहा रहे थे, सब लोग देख भी रहे थे। लोगों ने जा के डुबकी लगाई वहां पे, मार्क करके कि अच्छा, उससे इतना दूर प्रधानमंत्री यही नहा रहे थे, हम भी यही नहाएंगे। तो ये नैरेटिव चलाने, खासकर शहरी लोगों ने नैरेटिव चलाई है। मतलब वहां पे किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं थी कि ऐसा हो। और देखिए, ऐसा ना कि अगर बहुत चर्चित व्यक्ति को मैं सड़क पे चलाता हुआ ले जाऊंगा तो वो लोगों के लिए भी दिक्कत की बात है। कोई फोटो खींचना चाहेगा, कोई भगदड़ मचेगी तो और दिक्कत होगी। तो आपको जो व्यक्ति चर्चित है उसको एक किसी सेपरेट मार्ग से तो ले जाना ही पड़ेगा। आगे देखिए, ये एक चर्चा की विषय है कि ये कुंभ कराया किसने, ना कुंभ का होस्ट कौन था, कुंभ का आतिथ्य करा किसने। इसकी मैं तुलना करूंगा 2013 से। या चलो पहले बताते हैं। देखिए, योगी जी तो खुद संत हैं, उनके मठ का खुद एक कैंप लगा था, जैसे जूना खड़ा का लगा था, वीएचपी का लगा था, मठों का लगा था, गोरक्षनाथ मठ का अपना लगा था, नाथ संप्रदाय का अपना लगा था, 2 बड़े लगे थे। और जब मेरी उनसे बात हुई, कह रहे हम तो ये सालों से लगा रहे हैं। मतलब उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। आपको पता होगा 1994 में जब वो 22 साल की उम्र के थे, मैं उनका बायोग्राफर भी हूं, 1994 में जब वो 22 साल के थे तब उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो वो तो तब से जितने कुंभ हैं, अर्ध कुंभ है, पूर्ण कुंभ है, हरिद्वार का कुंभ है, उज्जैन का कुंभ है, नासिक का कुंभ है, प्रयाग का कुंभ है, उनमें अपने गुरु के साथ आ ही रहे। तो उनके लिए तो कुंभ एक, मतलब क्या शब्द यूज करेंगे, अपना नॉन बैटल ग्राउंड था, वो तो जान ही रहे हैं वहां पे जब वो संतों के पास जाते थे तो आधा किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी पूरी, जो आपको पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो सिक्योरिटी है वो अलग लेवल की है, उस सिक्योरिटी के साथ भी वो आधा किलोमीटर पहले रुक जाते थे, चलते हुए जाते थे। जो विदा है वही गिफ्ट लेके जाते थे जो उस संत के यहाँ चलता है। वही कहीं पे हरिओम बोला जाता है, कहीं जय श्री कृष्णा बोला जाता है, कहीं राधे राधे बोला जाता है। उसी विदा से जाते थे, उनके साथ समय बिताते थे, उनके साथ बैठते थे। तो संतों को एक बड़ा कंफर्टेबल लगता था कि भाई एक फेलो संती हमें ट्रीट कर रहा है। और बिल्कुल उसी जो भी व्यवस्था है, मान लिया देखिए टेंट तो सरकार उसमें बिजली दे देती है, सीवेज दे देती है, पानी दे देती है, बाकी व्यवस्था तो टेंट को करनी होती है। जिसके यहाँ जो भी कमी है वो सरकार ने अपने पैसों से कमी करी। उनके हमारे टेंट कम पड़ गए, हमारे यहाँ ये कम पड़ गया, हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था ये कम पड़ गया, हमारे गर्म पानी की व्यवस्था नहीं हो रही। स्टार्टिंग में आपको पता जनवरी में ठंड बहुत थी, तो ये व्यवस्था है वो भी मुख्यमंत्री ने जा के पूरी करी, क्योंकि उनको पता था। और श्रद्धालुओं के लिए कि भाई कितने टॉयलेट होने चाहिए, कहाँ चलने की व्यवस्था होनी चाहिए, कहाँ खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ जगह ऐसी थी जहां रेस्टोरेंट वालों ने रेस्टोरेंट नहीं लगाया कि भाई यहाँ तो ज्यादा लोग नहीं आते। फिर एक 9 रुपए की थाली का एक ऐसी बहुत सारे लगाए, जब सरकार ने 9 रुपए की थाली बेची। अब मैं कंपेयर करता हूं उसको 2013 से।
2013 में कुंभ, अखिलेश यादव जी थे, पूर्ण कुंभ था वो भी, ये तो महाकुंभ था लेकिन वो भी पूर्ण कुंभ था, बड़ा कुंभ था, कुछ 7-8 करोड़ लोग आए थे। जब भी 66 करोड़ लोग आए तब 7-8 करोड़ लोग आए थे पूर्ण कुंभ में। तो कुंभ मेला का प्रभारी कौन था? आजम खान। मतलब आपको सोच के लगेगा कि मतलब जिस व्यक्ति के पास 207 एमएलए हैं, 60 मंत्री हैं, उसको एक आजम खान मिला ये सब करने के लिए कि कौन सा संत कैसे आएगा, किसको क्या गिफ्ट देना है, किससे क्या विदा है, किसकी क्या बात होनी है, किसकी क्या पूजा होनी है, किसको क्या समय देना है, इसको आजम खान को क्या पता लगेगा। और लोग कहते हैं नहीं नहीं कॉन्सिडेंस रहा होगा, वो अर्बन डेवलपमेंट में। मैंने कहा नहीं, ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है, बिल्कुल ये एक प्लान साजिश है कि जो सनातनियों का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जो सनातनियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है, जिसमें सारे मठ आने वाले हैं, उसके ऊपर मैं आजम खान को बिठाऊंगा। तो जब एक आजम खान कुंभ मैनेज करेगा और जब एक नाथपंथी साधु जो 22 साल से उस विधा में रमा हुआ है वो जो कुंभ करेगा, वो आपको साफ दिखता था वहां पे कुंभ में डेली। और वहां पे योगी आदित्यनाथ के, नरेंद्र मोदी जी कटआउट लगे थे। तो किसी ने मुझे एक पॉडकास्ट में पूछा, भाई ये तो ऐसा लगता था पर्सनल ब्रांडिंग का कार्यक्रम था कि भाई कुंभ में बुलाया। मैंने कहा पर्सनल ब्रांडिंग नहीं था, वहां पे इतने लोगों को मैंने योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी की तस्वीरों के साथ सेल्फी लेते देखा, मतलब उनके लिए वो नायक जैसा थे कि भाई अगर मैं 15 किलोमीटर चल रहा हूं तो मेरे साथ योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। अगर मैं अभी स्नान करने जा रहा हूं, इतनी भीड़ भड़का है, इतनी दूर से अपना घर बार छोड़ के आया हूं, तो मेरे साथ योगी आदित्यनाथ खड़े हैं। मुझे कई लोगों ने बताया, जो पुराने लोग हैं जो 8-8 बार 6-6 बार कुंभ में आ रहे हैं, कह रहे जब पहले गांव से कुंभ में निकलते थे लोग ऐसा माला वाला पहना के बेचते थे कि पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, ऐसा माना जाता था कि कुंभ जा रहे हैं, आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो वो नॉर्मल है। तो इसलिए अब अगर योगी आदित्यनाथ की हम तस्वीर देखते हैं, नरेंद्र मोदी की तस्वीर देखते हैं, तो एक विश्वास जैसा आता है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने बताया। आगे दूसरे बड़े दोस्त थे, अगर इस व्यक्ति को नहीं देखा है तो देख लीजिए। ये इस व्यक्ति का नाम है विजय किरण आनंद। ये कुंभ मेला के प्रभारी थे। मेरे ख्याल से उन 45 दिन देश का सबसे, या मैं तो कहता हूं पूरे विश्व का सबसे बिजी व्यक्ति ये रहा होगा। ये मुझे लगता है 45 दिन 2 घंटे रोज भी सोया होगा। कुंभ का जो मैंने बताया ना आपको कि वो शहर को एक डिस्ट्रिक्ट की तरह ट्रीट किया जाता, तो ये वहां के डीएम थे। कुंभ मेला, इनको कुंभ मेला अधिकारी कहा जाता है। इनको अभी इन्वेस्ट यूपी का सीईओ बना दिया गया। कर्नाटका मूल के हैं ये। बल्कि जिस तरह से साधुओं से डील करते थे बड़ा आनंद आता था। तो मैं एक बार इनके ऑफिस, मेरी अच्छी मित्रता हो गई इनसे ओवर टाइम। तो बहुत सारे साधु थे। ये नवंबर की बात बता रहा हूँ मैं। तो एक कोई आए महाराज जी की, तूने मुझे जमीन नहीं दी है। मतलब जमीन हर महात्मा को है कि भाई मुझे 2 एकड़ मिली है तो और 1.5 एकड़ और मिल जाए, अच्छी बात है। तो भाई लेकिन सरकार के पास उतनी जमीन है, वो कैसे आगे पीछे करे। तो उसने कहा कि, महाराज जी ने कहा कि तूने मुझे मेरी आधा एकड़ जमीन नहीं दी तो नर्क में जाएगा। तो अब इस बात में थोड़ा गंभीर सा माहौल बन गया। तो उन्होंने बाबा जी का हाथ उठाया, बाबा जी आशीर्वाद दो कि हम दोनों साथ ही जाएंगे। वो बाबा जी भी हंसने लगे। उसके बाद ना बाबा जी भी हंसने लगे और उनका काम कर दिया, कह रहे जमीन दे रहा हूं मैं आपको, कहीं और दे रहा हूं। लेकिन जिस तरह से ये व्यक्ति ने मैनेज करा, और इन्होंने मुझे बताया कि योगी आदित्यनाथ हर मीटिंग में एक बात कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, आपको सुनकर अच्छा लगेगा, कि भाई ये घमंड मत करना, मतलब अपने ऑफिसर्स को, अपनी टीम को, कि ये घमंड मत करना कि तुम कुंभ करा रहे हो। कुंभ तो आज भी हो रहा है और राजा हर्षवर्धन के समय भी होता था और ऋग्वेद में उसकी चर्चा है। तो कुंभ आप करा रहे हो, ऐसा घमंड, ऐसा दम कमी मत भरना। आप एक अच्छे अतिथि घोषित हो जाओ, आप एक अच्छे होस्ट बन पाओ, जो भी आदमी आए वो आपके गुणगान करके जाए, ऐसी मनोकामना रखो तो अच्छा है। कभी ये घमंड मत करना कि मेरा कुंभ है, मैं करा रहा हूं, माई कुंभ, मेरी व्यवस्था है। कुंभ तो आप कांटे भी बिछा दोगे तब भी लोग उसको लांग के आ जाएंगे। आप अच्छे व्यवस्था दे पाओ तो ये उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य की बात होगी। तो वो जो धारणा थी उसी से कुंभ चलता था। मतलब उत्तर प्रदेश की पुलिस इतने अच्छे से बिहेव करे, वो हमें अजीब लगता था जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं। मुझे याद है कि एक बार मेरे कैंप के बिल्कुल पास, ऐसा 400 मीटर पास, एक नया बैरिकेड लग गया। तो हम कहीं दूर से लंबा 4-5 घंटे बाइक पे बैठने की आदत नहीं होती, पूरी कमर में दर्द होने लगता है 5-6 घंटे बाइक में पीछे बैठ के अगर आए तो हम 5-6 घंटे पूरा मेला में क्षेत्र के नया बैरिकेड आ गया। और वो बैरिकेड अगर छोड़ दो तो आपको और 3 किलोमीटर चला के आना पड़ा। तो मैं पुलिस से थोड़ी सी बहस करने लगा। मैंने कहा ये कार्ड है, ये है, वो है। तो पुलिस वाला बोला भाई साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज वहां से चले जाओ। मैंने कहा ऐसी भाषा तो मैंने उत्तर प्रदेश की पुलिस से कभी सुनी नहीं, प्लीज और पेट में दर्द हो रहा है, वो तो लाट बजाएगा और भागो ऐसे। तो उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन था कि अगर एक भी सीसीटीवी कैमरा में अगर कोई पुलिस मतलब जोर से बात करता तो दूर, अगर कोई अभद्र व्यवहार करता हुआ भी दिख गया तो जो होगा वो होगा। महाराज जी आपके सामने कुंभ की चर्चा कर रहा हूं, तो कुछ गलती हो जाए तो बताइएगा। आप तो थे कुंभ में। हाँ जी, हाँ जी।
और आपको भी कई बार वीडियो सुने, मैं बस वही बात बता रहा था, मैं 30 दिन कुंभ में था, तो एक एक्सपीरियंस की तरह जो मैंने कुंभ में देखा, कुंभ के अराउंड बहुत सारा ज्ञान है आप लोगों ने दिया है, ये बताएंगे भी, लेकिन जो मैंने एक एक्सपीरियंस करा कुंभ को एक शहरी व्यक्ति की तरह, मैं 1 हफ्ते के लिए गया था परमार्थ निकेतन के कैंप में, चिदानंद मुनि जी के कैंप में था मैं, वही मैं अपनी ये कुंभ मेला अधिकारी, आपका तो परिचय होगा विजय किरणानंद जी से। आगे नेक्स्ट। अब है कुंभ पे राजनीति। कुंभ पे बहुत सारी राजनीति हुई, कुंभ में कुछ दुर्घटनाएं भी हुई, बल्कि महाराज जी ने सबसे अच्छा वक्तव्य दिया, हमने उस वक्तव्य को खूब वायरल भी करा जब वो हुआ। जो एक मुझे चीज लगी वहां पे, कुंभ में बहुत सारे राजनेता नहीं पहुंचे, आपको पता हो, चर्चित राजनेता नहीं पहुंचे वहां पे। 66 करोड़ लोग आ गए, मतलब तमिलनाडु की गाड़ियां वहां दिखती थी मुझे, तेलंगाना की गाड़ियां दिखती थी, उड़ीसा की गाड़ियां दिखती थी, बंगाल की, मैं इसलिए प्रदेशों के नाम से ले रहा हूं कि बहुत दूर दूर है, आपको आने में 24 घंटे, 48 घंटे, 36 घंटे ट्रैफिक के साथ 48 घंटे में लोग आए। जब मैं महाराज जी कुंभ से वापस जा रहा था, आखिरी दिन 27वें दिन में एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, तो मुझे एकदम से इस बोर्ड पे ध्यान गया, रायबरेली 126 किलोमीटर, अमेठी अगले बोर्ड पे लिखा था अमेठी 103 किलोमीटर, मतलब 66 करोड़ लोग आके चले गए, लेकिन अमेठी रायबरेली वाले भाई साहब कुंभ नहीं आए। और इसलिए नहीं कि उनकी श्रद्धा है नहीं है, देखिए क्या राजनेता कौन है, पॉलिटिशियन कौन है, वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लोगों की आस्था है उसके लिए कम से कम ड्रामे के लिए तो उसकी आस्था आपको फॉलो करनी पड़ेगी। जो मेरे लोगों की आस्था है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अमेठी से तो भर भर के लोग आए, रायबरेली से तो भर भर के लोग आए, लेकिन ऐसी कैसी चिढ़ है, मतलब ऐसी कैसा बैराग्य है, ऐसी कितनी दूरी बना के है कि उत्तर प्रदेश की सड़कें इतनी सुंदर है कि 126 किलोमीटर आने में आपको 1.5 घंटा भी नहीं लगता है। तो वो मतलब लोग उड़ीसा से पहुंच गए, तमिलनाडु से पहुंच गए, मध्य प्रदेश से पहुंच गए, लेकिन अमेठी वाले भाई साहब कुंभ नहीं पहुंचे। तो हाँ, वो तो कुंभ पे राजनीति थी वहां पे। पानी साफ या गंदा, आखिरी में एक रिपोर्ट आई कि पानी में फीकल मैटर है, पानी में ये है, पानी में वो है। देखिए, पानी को साफ करने की 3 विधाएं थी पूरे कुंभ में। एक तो मैंने बताया सफाई कर्मी लगे थे, उसमें सफाई कर्मी 2 तरह के थे, एक जो, बल्कि 3 तरह के सफाई कर्मी थे, एक जो टॉयलेट इत्यादि साफ करते थे, एक जो सड़क चेकर प्लेट वगैरह साफ करते थे, एक जो तटों में जो चढ़ावे का सामान था वो आगे सीविंग हो जाती थी, लेकिन उससे अगर कोई दिक्कत होती थी, और एक और परंपरा थी, लोग अपने कपड़े भी छोड़ देते हैं, जो गीले कपड़े पहन के आते हैं वो छोड़ देते हैं, उससे भी थोड़ा सा एक गंदगी फैलती है, उसको उठाते थे, बल्कि सरकार ने बड़ी अच्छी विधा भी बनाई है, उसको उस कपड़ों को प्रोसेस करके बांटा जाएगा। नदी में ये सीवर्स लगे हुए थे, इनको स्किमर्स बोलते हैं, तो ये नई विधा है, एक गुड़गांव के एक इंजीनियर ने बनाई है। तो ऐसे बड़े बड़े स्किमर्स लगे होते थे, थोड़ा दूर पे लगे होते थे जहां लोग स्नान नहीं कर रहे हैं, वो इसको एक तरह से छन्नी मान लीजिए, इसको बहुत बड़ी छन्नी मान लीजिए कि इस पे प्रोसेस होते थे, वो सारे को ये छान के हटा लेती थी। और दूरी पे करीब 1-1.5 किलोमीटर पे ओजोनाइजर्स लगे होते थे। ओजोन क्या करता है, और नदी में ऑक्सीजन, मतलब नदी को और जीवंत कर देता है, तो उसमें किसी भी तरह के, गंगा नदी में वैसे भी आपको पता है जिस तरह की गंगा नदी की संरचना है, वो पानी गंदा नहीं होता, भर के लेके आते हैं आप, नॉर्मल आप बिस्लरी का पानी रख दीजिए 20 दिन बाद बास करने लगेगा, लेकिन गंगा नदी का जल जो हम रखते हैं अपने घरों में लाके, उसमें किसी तरह की कोई स्मेल नहीं आती, वो वैसे ही रहता है। लेकिन क्योंकि इतने सारे लोग आए थे, उसमें एक्स्ट्रा ओजोनाइजर्स भी लगाए गए थे, जिससे उसमें ऑक्सीजन काउंट बढ़ा रहे और उसमें इस तरह की कोई भी विषमता पैदा ना हो। बाद में अच्छा हुआ, अगली रिपोर्ट भी आ गई। नेक्स्ट, अगली दूसरी रिपोर्ट आ गई, महाकुंभ सॉलिड वेस्ट परफेक्टली मैनेज, गंगा क्लीन एज टैप वाटर, मतलब गंगा का पानी टैप वाटर ऐसा क्लीन है। और अच्छी बात है, उसमें भारत की जगह, भारत के साथ साथ यूएस के साइंटिस्ट भी थे। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जो विदेशी बात कही जाती है उसकी थोड़ी मान्यता ज्यादा होती है, तो वो भी एक, मतलब एक भ्रम फैलाया गया कि पानी गंदा है, पानी गंदा है, और फीकल मैटर है, मतलब उसमें, मतलब जो एक्सक्रीटा जिसको कहते हैं वो मैटर है। और मेरा उसका सबसे बड़ा सूचक है, भाई इतने सारे साधु संत रोज नहाते थे, मैं खुद 31 दिन रहा, मैंने तो टीवी में चैनल पे बोला भाई मैं 31 दिन रहा, दिन में 3-3 बार नहाता था, अगर कुछ भी हुआ होता वहां फीकल मैटर होता था मैं तो भारी बीमार लौटता। या फिर ऐसा छोड़िए, 66 करोड़ लोग सब स्नान करके गए, वो वापस पहुंचते तो पूरे भारत में महामारी फैल चुकी होती है। 66 करोड़ लोग तो हर घर, हर गली, हर कूचे में पहुंच गए वापस। अगर कोई इतनी बड़ी बीमारी वहां से फैल रही होती तो पूरा देश में कोरोना 2 की वेव आ गई होती। तो मतलब ठीक है, लेकिन ऐसे बहुत सारे नैरेटिव फैलाए गए वहां पे। नेक्स्ट, व्हाट आफ्टर कुंभ। हाँ, ये आखिरी दिन था कुंभ में, 27 तारीख का फोटो है जब मैं निकल रहा था। बल्कि एक हफ्ते तो बड़ा बुरा सा लगा, मतलब ऐसा लगा कि कहाँ है वो खोया पाया की आवाज, कहाँ है वो प्रवचन, कहाँ है वो, मतलब एक जैसे कहते हैं ना हम लोग इंग्लिश में होता है विड्रॉल सिम्टम, कि भाई कि जैसे किसी को दारू छुड़वाते हैं तो उसको छोड़ना पड़ता है कि अब जल्दी लाओ, तो मन करता है कुंभ में जाए। कुंभ का गाना आता था, वो कैलाश खेर का जो गाना है, वो महाकुंभ है ये, वो मैं बार बार सुनता रहता। मेरी पत्नी भी कहती थी भाई हो गया कुंभ, अब वापस निकलो इससे। तो मेरे ख्याल से कुंभ की चर्चाएं जितनी होनी चाहिए वो कम है। तो मैंने अभी पिछले हफ्ते में मुख्यमंत्री से मिला और मैंने कहा कि कुंभ एलुमनी बोल के एक टर्म
इजाद करेंगे। आपको पता है जैसे जो भी एक यूनिवर्सिटी में पढ़ लेता है उसको उस यूनिवर्सिटी का अलुमनी कहा जाता है। हम भी एक विश्वविद्यालय में, जो भी यहाँ से पढ़ के निकलेगा वो उसका अलुमनी होगा। तो हमने ऐसा सोचा एक संदर्भ, जो भी कुंभ में गया वो कुंभ का अलुमनी है। मतलब कुंभ एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था और जो भी उसमें स्नान करके एक दिन के लिए गया वो कुंभ का अलुमनी है। जैसे आपने सुना बहुत सारी रियूनियंस होती हैं, भाई अवध विश्वविद्यालय की रियूनियन हो रही है, आज बरेली विश्वविद्यालय की रियूनियन हो रही है, पुराने लोग मिल रहे हैं। तो अब अलग अलग शहरों में ऐसी सोच बनी है कि हर महीने मतलब कुंभ को जीवित रखेंगे। कुंभ की जो इतनी सुंदर जो सब विचार लेके गए हैं, जो 66 करोड़ लोग इतने रिचार्ज होके पूरे देश के कोने कोने में, क्या पूरे देश के क्या विदेश के कोने कोने, मैंने कम से कम 50-60 लोग यूके के यूएस के हम परमाणु निकेतन में होस्ट करें। उन लोगों को कैसे उस विधा को आगे तक बढ़ाया जाए, उसलिए उसको कुंभ रियूनियन जैसी एक चीज हम शुरू कर रहे हैं।